गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th चैप्टर कर रहे हैं आपका, जो कि है राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे इसकी कार्य और इसकी भूमिका के बारे में। तो देखिए, दलीय व्यवस्था किसी भी लोकतंत्र की आत्मा मानी जाती है। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? ऐसा शासन जो जनता के लिए शासन करता है, जनता के द्वारा शासन होता है, जो कि एक कॉमन परिभाषा है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जनता, देखिए, बहुत ज़्यादा संख्या में होती है, तो प्रत्यक्ष रूप से तो ऐसा है नहीं कि जनता शासन कर सकती है, तो वो अपने प्रतिनिधि चुनती है। तो ये जो प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में कई चरण आते हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण चरण राजनीतिक दल के रूप में होता है। राजनीतिक दल की इसमें क्या भूमिका होती है कि राजनीतिक दल एक तो जनता को जो जन जागरण का, जन जागरूकता का काम करते हैं, उन्हें राजनीतिक शिक्षा देते हैं, ये तो करते ही करते हैं। उसके अलावा वो जो प्रतिनिधि जनता चुनना चाहती है, उसके लिए ऑप्शन भी अवेलेबल कराते हैं। तो वैसे निर्दलीय भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन जो दल होता है उसकी अपनी विचारधारा होती है, उनका काम करने का अपना तरीका होता है, उनके अपने सिद्धांत होते हैं, अपना एजेंडा होता है जिस पर वो काम कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा सिस्टमैटिक और कैडर बेस्ड, अगर आप समझ सकते हैं इसको, उस तरह की व्यवस्था होती है। तो दलीय व्यवस्थाएं जो होती हैं आज के ज़माने में लोकतंत्र का मूलाधार मानी जाती हैं। जितनी भी प्रकार की आधुनिक समय में व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो लोकतंत्रीय हों या निरंकुश हों, सभी शासन व्यवस्थाओं में ये समान महत्व रखते हैं और जनता और सरकार के बीच में ये कड़ी का काम भी करते हैं, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। और आगे हम जब चलेंगे तो आप इसे समझ जाएंगे। उसके बाद आता है राजनीतिक दल का अर्थ और उसकी परिभाषा। तो साधारण शब्दों में राजनीतिक दल ऐसा संगठन होता है जो संपूर्ण देश या समाज के व्यापक हित के संदर्भ में, देखिए शब्द पर ध्यान दीजिए, व्यापक हित, यानी कि राजनीतिक दल जो है वो मास के लिए काम करते हैं। ऐसा हो सकता है विकासशील देशों में विशेष रूप से कि किसी राजनीतिक दल का किसी एक विशेष वर्ग की ओर झुकाव हो, लेकिन वो झुकाव होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो केवल उसी वर्ग के लिए काम करेंगे। राजनीतिक दल हमेशा सत्ता में आने के लिए, पावर को पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समर्थन लेने का प्रयास करते हैं, और वो जितने ज़्यादा लोगों का समर्थन लेना चाहते हैं, उतने ही ज़्यादा लोगों को के हितों के लिए वो काम करते हैं। तो ये हमेशा व्यापक हितों के लिए काम करते हैं, संकीर्ण हितों के लिए नहीं। इनके अपने निश्चित सिद्धांत, नीति और कार्यक्रम होते हैं, और उन्हें क्रियान्वित करने के उद्देश्य से ये राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। यानी कि हर राजनीतिक दल की अपनी विचारधारा होती है, उनके कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं, वो नीतियाँ बनाते हैं, अपने कार्यक्रम बनाते हैं, जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर जनता उन्हें समर्थन देती है तो फिर वो सत्ता में आकर उन्हें क्रियान्वित करते हैं। तो राजनीतिक दल, अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक दल की परिभाषा। तो देखिए, परिभाषा पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे राजनीतिक दल की विशेषताएं। तो परिभाषा से एक एक लाइन आप निकालते जाएंगे तो आप देखेंगे कि विशेषताएं अपने आप डेवलप हो जाती हैं। जैसे कि पहली है जो मसलदान ने दी है कि राजनीतिक दल स्वैच्छिक समूह होते हैं जो कुछ सामान्य राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांतों के आधार पर सामान्य लक्ष्यों और आदर्शों की पूर्ति के लिए शासन चलाने का प्रयत्न करता है। यानी कि आप समझ सकते हैं, राजनीतिक दल स्वैच्छिक समूह होता है, यानी कि स्वयं की इच्छा से गठित किया गया होता है, और इनके सामान्य सिद्धांत, राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांत भी होते हैं, और सामान्य लक्ष्य और आदर्श भी होते हैं। फ्रेडरिक ने कहा कि राजनीतिक दल उन व्यक्तियों का समूह है जो अपने नेताओं के लिए शासकीय नियंत्रण प्राप्त करना चाहते हैं। गिलक्राइस्ट ने कहा राजनीतिक दल व्यक्तियों के उस समुदाय को कहते हैं जिसके सदस्यों के राजनीतिक विचार एक से होते हैं। यानी कि पूरे दल की जो विचारधारा होगी वो एक समान होगी, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग नहीं सोचते हैं। मैक्स वेबर ने कहा कि राजनीतिक दल स्वेच्छा से बनाया जाता है, शासन की शक्ति को अपने हाथ में लेना चाहता है, और इसे हाथ में लेने के लिए वो प्रचार और आंदोलन का सहायता लेता है, प्रचार और आंदोलन की सहायता लेता है। और इस शासन शक्ति को हाथ में लेने के पीछे उसका एक ही उद्देश्य होता है, वो मास के लिए काम करे, वस्तुनिष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति। वस्तुनिष्ठ का मतलब हुआ जो ज़्यादा लोगों से संबंधित हो, व्यक्तिनिष्ठ का मतलब होता है अपने स्वयं के हितों के लिए काम करना, वस्तुनिष्ठ हितों के लिए काम करने का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के व्यापक हितों के लिए काम करना। तो इसकी ये परिभाषाएं हैं जिनसे आप देखेंगे, हम जब इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे तो ये एक एक करके कॉमन आ जाएंगी।
अब आता है राजनीतिक दलों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मॉडर्न टाइम से। पुराने ज़माने में क्या सिस्टम था उससे हमें मतलब नहीं है। मॉडर्न टाइम में दलीय व्यवस्था को व्यवस्थित करने का श्रेय दिया जाता है ब्रिटेन को। ब्रिटेन में दो दल हुआ करते थे जो कि थे कैवेलियर्स और राउंड हैंड्स। इनसे ही बाद में लिबरल और कंजर्वेटिव यानी कि उदार और अनुदार दल बन गए। उसके बाद श्रमिक दल का उदय औद्योगिक क्रांति का परिणाम है, जो कि श्रमिक दल जो उसका है ब्रिटेन का है वो औद्योगिक क्रांति का परिणाम है। अमेरिका में भी दो प्रकार के दल हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। और रूस में सोवियत संघ में साम्यवादी दल है। इसके अलावा चीन में भी साम्यवादी दल है। भारत, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, जापान सभी देशों में राजनीतिक दल कार्य कर रहे हैं। अलग अलग हो सकता है, जैसे कुछ देशों में एक दलीय प्रणाली है, कहीं दो दलीय प्रणाली है, कहीं बहुदलीय प्रणाली है। जैसे ब्रिटेन और अमेरिका में जनरली दो दलीय प्रणाली है, जो कि हम ऊपर नाम पढ़ चुके हैं। जबकि भारत जैसे देश में बहुदलीय प्रणाली है। आप जानते हैं हमारे देश में बहुत सारे दल हैं। अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक दलों की विशेषताएं। राजनीतिक दल विशिष्ट सिद्धांतों के आधार पर संगठित व्यक्तियों का समूह है। यानी कि जो भी राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं जो उस संगठन में जुड़े हैं, वो सभी एक विशिष्ट सिद्धांत बना लेते हैं, उसका पालन करते हैं। राजनीतिक दल एक स्थायी संगठन होता है। राजनीतिक दल अपने सदस्यों के हितों में को ध्यान में रखते हुए समाज के व्यापक हित को बढ़ावा देता है। यानी कि अपने हितों के लिए भी काम करते हैं और समाज के व्यापक हित के लिए भी काम करते हैं। राजनीतिक दल के सदस्यों में सामान्य लक्ष्यों और सिद्धांतों पर आम सहमति पाई जाती है। राजनीतिक दल का कार्यक्रम स्पष्ट होता है। अपने सिद्धांतों, नीतियों और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए वो राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव का सहारा लेते हैं। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण और कई बार असंवैधानिक साधन भी अपनाते हैं, जैसे धरना, प्रदर्शन और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको भी करते हैं। शांतिपूर्ण तरीका तो है ही चुनाव जीत कर जाना। राजनीतिक दल राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के बाद अपने सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देना शुरू करते हैं। तो जो ऊपर हमने विभिन्न विभिन्न परिभाषाएं पढ़ी थी उन्हें कंसाइज करेंगे अगर आप एक एक लाइन में, तो फाइनली ये विशेषताएं ये निकल के आएंगी। स्वैच्छिक समूह होता है। राजनीतिक दल के सभी व्यक्ति एक जैसे सिद्धांतों को ध्यान में रखते हैं। स्थायी संगठन होता है, ये व्यापक हितों के लिए काम करते हैं और सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव का सहारा लेते हैं। सारी चीज़ें उसी प्रकार हैं। उसके बाद आता है राजनीतिक दलों के कार्य और भूमिका। तो देखिए, सभी व्यवस्थाएं जो होती हैं वो चाहे लोकतंत्र हो, तानाशाही हो, उनमें थोड़ा अंतर आ जाता है काम करने के तरीके में। आप समझ सकते हैं उसी व्यवस्था के सिस्टम से। लोकतंत्र में ज़्यादा फ्रीडम होती है, ज़्यादा बोलने और अभिव्यक्ति का और विचार अभिव्यक्ति का ज़्यादा अधिकार होता है। तो लोकतांत्रिक प्रणालियों में ये ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। तो क्योंकि वर्तमान समय में विश्व के ज़्यादातर देशों में लोकतंत्र है, तो हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका और कार्य। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका और कार्य लिखिए, तो भी आपको यही लिखने हैं। और आपसे नॉर्मली पूछा जाए कि राजनीतिक दलों की कार्य और भूमिका लिखिए, तो भी आपको सेम पॉइंट लिखने हैं। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि ये लोकतंत्र के हैं इसका मतलब कहीं और के कुछ और हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इनके जो हैं कई तरह के काम होते हैं। जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये थोड़ा उन्होंने कंसाइज करके लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको थोड़ा डिटेल में तैयार करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला काम होता है जनमत तैयार करना। लोकतंत्र देशों में राजनीतिक दल ही जनमत का निर्माण करते हैं। जनरली लोगों को देश की समस्याओं का ज्ञान नहीं होता। जैसे कि हम अपने दैनिक जीवन में ही बहुत बिजी होते हैं, अपना काम, नौकरी पे जाना, अपना घर संभालना। तो हमें देश की सामाजिक व्यवस्था में किस प्रकार की कमियां हैं, या देश की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की कमियां हैं, या एनवायरनमेंट से संबंधित क्या समस्याएं हैं, इनके बारे में हमारा ज़्यादा ध्यान नहीं होता। लेकिन राजनीतिक दल जो होते हैं वो इन पर रिसर्च करते हैं बाकायदा, और जनता को बताते हैं कि आगे आने वाले समय में इन समस्याओं पर अगर काम नहीं किया गया तो आपके जीवन को वो किस प्रकार से प्रभावित करेंगी। जैसे इकोनॉमी का कौन सा पार्ट अगर ग्रो नहीं कर रहा है तो फाइनली उसका नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर क्या आएगा। तो लोगों को एक तरीके से आप कह सकते हैं एजुकेट करते हैं राजनीतिक दल।
उन समस्याओं का स्पष्टीकरण करते हैं जनता के सामने और फिर बताते हैं कि हम उस समस्या का किस प्रकार से समाधान करेंगे। तो जब समस्या के समाधान के नज़रिए को जनता समझ पाती है तो फिर वो राजनीतिक दल को समर्थन देती है। जनता को राजनीतिक शिक्षा देना, जनता को राजनीतिक शिक्षा सबसे पहली बात समस्याओं को समझाते हैं। उसके अलावा कई प्रकार की सभा, अधिवेशन, पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित करवाते हैं जिसके माध्यम से वो उन समस्याओं को बताते रहते हैं जो कि जनता को प्रभावित कर सकती हैं और उसके लिए अपना घोषणा पत्र लेकर जनता के बीच में जाते हैं। तो इससे जनता को राजनीतिक और कई प्रकार की समस्याओं का ज्ञान भी होता है। साथ ही उन्हें नज़रिए भी समझ आते हैं कि इस समस्या को दूर करने के लिए कौन कौन से उपायों पर काम किया जा सकता है। तो इससे जनता में राजनीतिक चेतना जागृत होती है। सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में जनता का नेतृत्व करते हैं। देखिए, नीतियों का निर्माण हमेशा जन इच्छा और जन अभिव्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि किसी भी समस्या को जो के निदान के लिए जो सार्वजनिक नीति बनाई जाएगी उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जनता इस बारे में क्या सोचती है। तो राजनीतिक दल जो होते हैं उन समस्याओं को सरलीकृत रूप में जनता के सामने पेश करते हैं, अपनी सभाओं और समाचार पत्रों के माध्यम से उनको परिचित कराते हैं। उसके बाद में जनता उस पर किस प्रकार की नीति का निर्माण करवाना चाहती है ये भी सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो नीति पर जन स्वीकृति भी प्राप्त कर लेते हैं। फिर उसके बाद जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं। जिस दल की सरकार होती है वो जनता में सरकार की नीति का प्रचार करता है और जो विपक्षी होता है वो सरकार की कमियां बताने का काम करता है। और फिर उसके बाद दोनों उसका रिवर्स प्रोसेस भी अपनाते हैं। मान लीजिए जो दल जो सत्ता में है तो जनता की तरफ से और क्या मांगे हैं तो राजनीतिक दल सरकार तक वो पहुंचाता है। और विपक्षी दल जो है वो जनता की कौन सी मांगे आप नहीं मान रहे हैं इसको लेकर सरकार पर प्रेशर बनाते हैं। तो दोनों ही, चाहे पक्ष के दल हों चाहे विपक्ष के दल हों, जनता और सरकार के बीच में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। उसके बाद आता है चुनाव लड़ना और सरकार बनाना। तो लोकतंत्र में जनता जो है अपने प्रतिनिधियों के आधार पर ही शासन करती है। मैं बता चुकी हूँ आपको कि प्रत्यक्ष तौर पे शासन करना तो पॉसिबल नहीं है, तो अपने प्रतिनिधि चुनती है। इसमें चुनाव का बहुत महत्व होता है। राजनीतिक दल चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और चुनाव को जीत पर सत्ता और शासन पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। उसके बाद राजनीतिक दल का एक कार्य है सरकार की आलोचना करना। सरकार की आलोचना किस संदर्भ में करना? लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व है। देखिए, लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है। बहुमत के शासन के बावजूद भी कुछ वर्ग हमेशा ऐसे होते हैं जिनकी सत्ता में भागीदारी नहीं हो पाती है या सीमित रह जाती है, कम रह जाती है। तो उन वर्गों की जो आवाज़ है उसको रखने का कार्य जो है हमेशा विपक्षी दल करते हैं, ताकि एक संतुलित नज़रिया बना रह सके। बहुमत जिसने सरकार को चुना है उसके लिए तो सरकार काम कर ही रही है, लेकिन जिनके लिए काम नहीं कर रही है या जो थोड़े पीछे रह गए हैं उनके लिए विपक्षी दल कार्य करते हैं। तो भारत में जो है विरोधी दलों का बहुत सम्मान किया जाता है। उसे एक रचनात्मक तरीके से देखा जाता है कि सत्तारूढ़ दल जो है उसको कंस्ट्रक्टिव वे में लेता है, उस जो क्रिटिसिज्म होता है उसको भी, कि हाँ उनकी नीति में किसी प्रकार की अगर कमी रह गई है तो वो उसको सुधार लें। उसके अलावा संसदीय सरकार में क्योंकि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, तो इस संदर्भ में भी विरोधी दल जो है वो उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर आता है राजनेताओं की भर्ती और चयन। मैं आपको शुरू में ही बता चुकी हूँ कि जनता के सामने ऑप्शंस भी रखते हैं वो कि आप किस प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। तो राजनीतिक दल अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो जैसे नीचे के स्तर के कार्यकर्ता होते हैं उनको काम करने का अवसर देते हैं, फिर वो काम करते करते जनता के बीच अपनी पैठ बनाते हैं और फाइनली वो ही प्रतिनिधि के रूप में सामने आते हैं। तो ये एक प्रोसेस के रूप में चलता रहता है। राजनीतिक दलों में संगठनात्मक चुनाव होते रहते हैं जिनमें योग्य व्यक्तियों को संगठन में भर्ती किया जाता है। कुछ संगठनात्मक स्तर पर उनसे काम भी कराए जाते हैं और बाद में फिर वो जन नेता के रूप में आ जाते हैं। सत्ता का वैधीकरण। चुनाव सत्ता के वैधीकरण का प्रमुख साधन होते हैं और इस वैधीकरण को राजनीतिक दल अमली जामा पहनाते हैं। चुनाव में राजनीतिक दल
के माध्यम से सत्ता के वैधीकरण का प्रयास होता है। यानी कि सत्ता को वैध कब माना जाता है, जब वो जनता के द्वारा चुनी हुई हो, और इस काम में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं? राजनीतिक दल। समाज का एकीकरण किस संदर्भ में करते हैं? देखिए, प्रत्येक समाज में अनेक हित समूह होते हैं, मतलब सभी व्यक्तियों के हित एक जैसे तो हो नहीं सकते, अलग अलग होते हैं, तो अनेक प्रकार के वर्ग होते हैं। राजनीतिक दल जो होते हैं इन समूहों से अपने संबंध स्थापित करते हैं, उनकी विभिन्न मांगों को जो उनके पास पहुंचती है, अगर उन मांगों की अनदेखी कर दी जाए, मतलब कोई ध्यान ना दे किसी वर्ग विशेष की मांगों पर, तो समाज में बहुत विघटनकारी प्रवृत्तियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन राजनीतिक दल इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विभिन्न दलों की बातों को सुनते हैं, उसके बाद उनको विभिन्न तरीकों से उन मांगों को जनरलाइज रूप दे करके एक मतलब समूह बना करके सम्मिलित मांगों का, जिसमें सभी की थोड़ी थोड़ी मांगें शामिल हो जाएं, वो एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से समाज में जो विरोध पैदा हो रहा होता है या असंतोष पैदा हो रहा होता है, उसको कम करने का प्रयास करते हैं। तो समाज के समूहीकरण करके सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर उसके बाद सरकार के विभिन्न अंगों में समन्वय करना। लोकतंत्र में कार्यपालिका और विधायिका के बीच में तालमेल रखने में राजनीतिक दल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसदीय सरकार में राजनीतिक दलों की समन्वयकारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बहुमत के कारण विधायिका और कार्यपालिका पर एक ही दल का नियंत्रण बना रहता है, जिसके कारण समन्वय बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे अभी अगर हम एग्जाम्पल लें तो सरकार जैसे बीजेपी की है और बहुमत विधायिका में ऑब्वियसली उन्हीं का होगा, तभी उनकी सरकार बनी है, तो वो एक कंसिस्टेंसी में बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। उसके अलावा आधुनिकीकरण के उपकरण होते हैं। ये किस संदर्भ में होते हैं कि समाज में जो परंपरागत चली आ रही होती हैं चीज़ें, उससे अलग हटके अगर कोई विकास हो रहा होता है, तो राजनीतिक दल इस प्रकार के जो मूल्यों में परिवर्तन आता है उसके प्रति वो बहुत सचेत रहते हैं, और लोगों को उसके प्रति और अधिक जागरूक करने में या और अधिक करने में, जैसे इसके लिए मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो हाल ही में सरकार ने 3 तलाक का जो कानून था उसको ख़त्म करने के बारे में लेकर आए थे। तो ये एक परंपरागत रूप से मुस्लिम समाज में जो कमी चली आ रही थी, राजनीतिक दलों ने उसको समझा, लोगों को उसके बारे में अवेयर करा, उसके कमियां बताई, फिर फाइनली उसको एक मास को मेंटली प्रिपेयर करने के बाद में इस कानून को पारित किया गया। तो ये एक प्रकार का आधुनिकीकरण है, मतलब जो स्त्रियों की स्थिति में जिस प्रकार के बदलाव आए हैं, उसके बाद इस प्रकार की परंपरा का कोई ज़्यादा महत्व नहीं था, तो उसमें एक बदलाव लाया गया है। उसके अलावा सामाजिक कल्याण में इनकी भूमिका होती है। आधुनिक युग में राजनीतिक दल इसके संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि गरीबी हो, निरक्षरता हो, अज्ञानता हो, दहेज प्रथा, इस प्रकार की सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध वो समय समय पर आंदोलन चलाते रहते हैं। साथ ही अगर किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा कहीं आई है, बाढ़ आ गई है या भूकंप आ गया है या आगजनी हो गई है, तो उस संदर्भ में भी राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं के साथ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनके बारे में काम करते हैं। तो इस विवेचन से हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जो होते हैं वो लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी होते हैं। इनके बिना लोकतंत्र का संचालन संभव नहीं है, जनता के हितों की सुरक्षा नहीं की जा सकती है। उसके साथ ही प्रत्येक राजनीतिक समाज में इन दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये हमारा आज का पहला पार्ट है ये आपके चैप्टर का। उसके बाद में अब हम नेक्स्ट में विभिन्न राजनीतिक दलों की गुणों और विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। एक दलीय प्रणाली किस प्रकार होती है, बहुदलीय प्रणाली किस प्रकार से काम करती है, इसके बारे में। थैंक यू सो मच।